तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 3 अगस्त से 10 अगस्त तक जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, इंडिया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में स्मार्ट स्पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत संचालित मिशन का प्राथमिक काम क्या है। तो देखिए इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में जो स्मार्ट स्पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत जो संचालित मिशन था उसका प्राथमिक काम था डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना होता। चलिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आने वाले होंगे उसको देख लेते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि इसका मुख्य जो उद्देश्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला का डिजिटल तकनीक और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तो खेल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उपयोग था। ठीक है, स्मार्ट स्पोर्ट्स क्या था, तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को डेटा सेंसर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट लॉजिस्टिक्स यानी सामान की आवाजाही, सप्लाई चेन और परिवहन को अधिक तेज, कुशल और डेटा आधारित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। डिजिटल परिवर्तन क्या हुआ, तो पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीकों से बेहतर बनाया गया। ठीक है, स्टार्टअप इनोवेशन क्या हुआ, तो नई तकनीक विकसित करने में स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया गया। भारत का लक्ष्य क्या रहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भारत और वैश्विक भूमिका को मजबूत करना था। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों इसमें आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन प्लस स्मार्ट स्पोर्ट्स प्लस स्मार्ट लॉजिस्टिक, इन चीज़ों पर कामें की गई हैं। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य था डिजिटल तकनीक और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट समिट 2026 में स्मार्ट स्पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत जो संचालित मिशन था उसका मुख्य काम था डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया 2026 में आयोजित होने वाले 20वां एशियाई खेल जिन्हें आईची नायोगा 2026 भी कहा जाता है, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए 2026 में जो एशियाई खेल आयोची नायोगा 2026 का जो आयोजन हुआ है वो जापान में हुआ है। अब मेरे प्यारे साथियों किस देश में और किस शहर में हुआ है इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए खेल क्या था, तो 20वें एशियाई खेल था यानी 20th एशियन गेम्स था। आयोजन इसका कहाँ किया गया, तो जापान में किया गया। मेजबानी कौन किया था, तो आईची प्रेफेक्चर और नायोगी सिटी ने इसका मेजबानी किया है। कब किया गया, तो देखिए आयोजन इसका हुआ था 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच। इसमें 16 दिनों का कुल आप लोगों को इसमें एशियाई खेल को शामिल किया गया और इसमें नायोगा शहर मेन रूप से यहाँ पे संचालित कर रहा था, नायोगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नायोगा शहर। ठीक है, स्लोगन क्या था, तो इमेजिन वन एशिया, इसका स्लोगन था। और अगले एशियाई खेल की बात करें तो 2030 में होगा दोहा कतर के अंदर, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे आने वाले जो शिफ्ट्स होंगे इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किस वर्ष तक देश को नेट जीरो बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया है। तो देखिए 2070 इसका राइट आंसर हो जाता। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 2070 तक देश को नेट जीरो बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य को घोषित किया है केंद्र सरकार ने। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है। इसका लक्ष्य 2070 तक है। घोषणा कोप 26 में इसका किया गया था। ग्लास्को के अंदर हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे 2070 तक इस नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखिएगा कोप 26 का जो आयोजन हुआ वो ग्लास्को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
2021 के अंदर, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, नेट जीरो का अर्थ क्या होता है, यानी जितनी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती हैं, उसके बराबर मात्रा को हटाना या अवशोषित करना, ठीक है। और यह भारत के पंचमृत क्लाइमेट एक्शन प्लान का प्रमुख दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में इसको उभार किया गया। और 2030 तक मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा 2030 तक भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने का सहमति कई जलवायु लक्ष्य को रखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के भारतीय चरण का सफल आयोजन किस शहर ने किया। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 भारत में हुआ, और इसमें आपको मेरे भारतीय चरण का सफल आयोजन भारत में हुआ, तो किस शहर में किया गया था, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था 2026 में, यानी आयोजन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो आयोजन हुआ वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। स्थान तो अगर पूछेगा तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है। देखिए इसमें पैरा एथलेटिक्स यानी दिव्यांग एथलीटों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी, जिसमें आपको 11 से 13 मार्च 2026 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, 8 से 10 मार्च को क्लासिफिकेशन हुआ इसका, और विशेष बात इसमें है कि यह 2026 ग्रैंड प्रिक्स सीजन का दूसरा ग्रैंड प्रिक्स था, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय प्रमुख खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं, जैसे सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थंगावेलू जैसे पारंपरिक जो पदक हैं, पैरालंपिक जो पदक विजेताओं ने भाग लिया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। JLN यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो यहाँ नया मोंडो एथलेटिक्स लगाया गया था, तो इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, छठे एशियाई विच गेम्स 2026 का आयोजन एशिया के किस देश और किस शहर में किया गया था। तो 6वें एशियाई विच गेम्स 2026 का आयोजन एशिया के किस देश में, तो चाइना में हुआ था, हेनान प्रांत में, चाइना के हेनान प्रांत में, उसको ध्यान रखना के हेनान प्रांत में, ठीक है। इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपको छठा एशियाई बीच गेम्स 2026 था, आयोजन चीन में हुआ था, आयोजन करने वाला शहर सान्यान था, ठीक है, और इसका आयोजन हुआ था 22 से 30 अप्रैल 2026 के बीच। हेनान प्रांत के जो है वो चीन में है, हेनान प्रांत वहाँ पे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, इसका दूसरा नाम सान्या 2026 भी है, ठीक है, क्योंकि आयोजन सान्या शहर ने भी हुआ था, इसीलिए इसका दूसरा नाम, अगर छठे एशियाई विच गेम्स नहीं रहेगा तो सान्या 2026 गेम्स रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और पिछली बार 2016 में इसका आयोजन हुआ था वियतनाम के अंदर दनाओग में, ठीक है। और 2016 के बाद 10 साल के अंतराल के बाद एशियन बीच गेम्स की वापसी हुई है, यानी 10 सालों के बाद फिर से हुआ है। 2016 में हुआ था इससे पहले, और वियतनाम में हुआ था। अगला आयोजन 2028 में मेरे प्यारे साथियों किया जाएगा, सेबू सिटी फिलीपींस के अंदर इसका 2028 वाला आयोजन होगा, यानी 2 साल में ही होगा, ठीक है। और भारत की भागीदारी, तो भारत की भागीदारी ये रही कि भारत ने बीच कबड्डी, सेलिंग, बीच रेसलिंग और 3x3 बास्केटबॉल में भाग लिया था। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला वाला याद जरूर रखिएगा, इससे पहले वाला भी याद रखिएगा कि पिछली बार 2016 में हुआ था, 10 साल के बाद हुआ है। पिछली बार 2016 में वियतनाम में हुआ था, और इस बार चाइना के अंदर हुआ है, ठीक है, हेनान प्रांत में, और सान्या 2 शहर में हुआ है, ठीक है। 2018 में आपका फिलीपींस के अंदर होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पे आपको 99वां रामसर स्थल घोषित किया है शेख झील को। किसको? शेख झील अभ्यारण्य को, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि रामसर साइट जो है, इसमें शामिल कौन किया गया है, उत्तर प्रदेश का शेख झील जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको शामिल किया गया है 99वां रामसर स्थल के रूप में, और ये उत्तर प्रदेश में है, आपको अलीगढ़ में याद रखिएगा, ठीक है। और ये 99वां स्थान है रामसर में, इसको ध्यान रखिएगा। घोषणा अप्रैल 2026 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा।
मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में टोटल अगर रामसर स्थल की बात करें तो 12 है, याद रखिएगा। और इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रता है, जिसके लिए ये जाना जाता है। और यह सेंट्रल एशियन फ्लो वे पर स्थित महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यहाँ बार हेडेड घोस, पेंटेड स्ट्रॉक और विभिन्न प्रकार की बत्तखें पाई जाती हैं। शेख झील का निर्माण जो हुआ था ना, वो 1852 में हुआ था, तो याद रखिएगा शेख झील बहुत पुराना झील है, ठीक है। अपर गंगा कैनल के निर्माण के बाद हुआ था। यह लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जो फ्रेश वाटर पेनियल और वेटलैंड के लिए जाना जाता है। तो इतने चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों को 13 रामसर साइट था, 13 रामसर साइट था उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा, 12 ही हमने लिखाया है, 13 था। मेरे प्यारे साथियों, पटना जो वर्ल्ड सेंचुरी है ना, वो आपको उत्तर प्रदेश में ही है। पटना बर्ड सेंचुरी आपको पटना देख करके बिहार में मत मारिएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हेकला झील जो बर्ड सेंचुरी है 2026 में, इसको भी मिला है। तो 3 आप लोगों को कौन को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो आपको पटना वर्ल्ड सेंचुरी है जो कि 2026 में महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। और हेकला झील जो है वर्ल्ड सेंचुरी, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी है सुरहारताल, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पटना वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है, बिहार में नहीं है, इसको ध्यान रखिए जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या पूछा गया, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो फिनलैंड का नाम याद रखिएगा, फिनलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स क्या बनेंगे इसको देख लेते हैं। तो देखिए रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुआ है जो कि 19 मार्च 2026 को जारी हुआ था। पहला स्थान फिनलैंड को मिला है और फिनलैंड है का जो स्कोर है वो 7.64 याद रखिएगा 10 में से। ठीक है, और फिनलैंड का रिकॉर्ड लगातार 9वीं बार प्रथम आया है, फर्स्ट आया है। दूसरा में आइसलैंड है, तीसरा में डेनमार्क है खुशहाली में, चौथा में कोस्ट रिका है, पांचवा में स्वीडन है और छठा में नॉर्वे है। अगर भारत की बात करें तो भारत मेरे प्यारे साथियों, भारत 116 नंबर पे है और इसका स्कोर 10 में से 4.536 है, याद रखिएगा। सबसे निचले स्थान पे अफगानिस्तान को रखा गया है। ठीक है, अब समझ जाइए 157 देशों में, 147 देशों में टोटल रैंकिंग कितना देशों में, तो 147 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 116वां आया है खुशहाली में, और सबसे नीचे वाला स्थान पे आया है अफगानिस्तान, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट आया है फिनलैंड आया है। फर्स्ट कौन आया है, फिनलैंड आया है, तो इसको याद रखिएगा। स्कोर भी पूछ सकते हैं, तो 10 में से 7.674 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए एक प्रश्न आया था, वर्ष 2026 में किस अभिनेता को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों पद्म भूषण की बात यहाँ हो रही है, किसकी, पद्म भूषण की बात हो रही है, तो यहाँ पे ममूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममूटी। ठीक है, अगर आपको पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण बोलता तो धर्मेंद्र हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको ममूटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और क्या क्या पॉइंट्स है, देखिए पुरस्कार क्या था, तो पद्म भूषण याद रखिएगा। सम्मानित कौन हुए हैं, तो ममूटी हुए हैं। कला के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों भारतीय सिनेमा विशेष रूप से मलयालम और फिल्म उद्योग में ये क्षेत्र में ये आपको दिया गया पद्म विभूषण। राज्य केरल के रहने वाले ममूटी 2026 में ये पुरस्कार इनको दिया गया पद्म भूषण। देखिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण को माना जाता है और प्रदान करने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका वितरण हुआ और 23 जून 2026 को इसका समारोह था जिसमें दिया गया था। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि 2026 के अंदर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 2026 में टोटल 131 पद्म पुरस्कार, यानी 131 लोगों को 131 लोगों को नहीं 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया और दिया भी गया, जिसमें आपको पद्म विभूषण याद रखना है कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो 13 लोगों को दिया गया, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया और कुल 133 हो गया। तो 133 पद्म पुरस्कार की घोषणा 2026 में किया गया था। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि जो पद्म विभूषण है 5 लोगों को दिया गया, उसमें से नाम याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर यही से क्वेश्चन बन रहेंगे। तो धर्मेंद्र सिंह दियोल को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
केटी थॉमस जो थे, सार्वजनिक मामले के लिए इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। उसके बाद एन राजन, जो कि पिछले 3 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया था, एम राजन, ठीक है, तो एन राजन याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया पद्म विभूषण 2026। उसके बाद पी नारायण है, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बी एस अच्युतानंद को दिया गया है सार्वजनिक मामले में, और ये मरणोपरांत दिया गया है। तो पद्म विभूषण 2 ऐसे लोगों को दिया गया है जो मरणोपरांत है, जैसे एक धर्मेंद्र सिंह देओल और एक बी एस अच्युतानंद, जो कि सार्वजनिक मामले में है, और एक कला के मामले में। टोटल कला के मामले में 2 लोगों को दिया गया, धर्मेंद्र सिंह देओल और एन राजम को दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा और आपको याद रखना है, जैसे आपको 13 जो पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 13 आपको पद्म भूषण दिया गया, उसको भी याद रखिएगा। जैसे अलका याग्निक को दिया गया, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया, सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से हैं। कलिपटक रामास्वामी पलानी स्वामी को दिया गया, वो चिकित्सक के क्षेत्र में तमिलनाडु से। ममूटी, जो कि आज के इस शिफ्ट में पूछा गया, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ममूटी कला के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हैं। डॉक्टर नोरी दत्तायुत्रा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, अमेरिका के हैं। पीयूष पांडे, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। SKM मेलानंदन, जो कि समाज सेवा, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सतावधानी और गणेशा, ये देखिए कला, कर्नाटक के रहने वाले हैं। शिबू सोरेन, जो कि मरणोपरांत, इनको पद्म भूषण दिया गया, जो सार्वजनिक मामले, झारखंड के रहने वाले हैं। उदय कोटक, व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद BN मल्होत्रा, याद रखिएगा, BN मल्होत्रा, क्या नाम है, बिलेन मल्होत्रा, मरणोपरांत, इनको सार्वजनिक मामले में, दिल्ली के रहने वाले थे, इनको दिया गया। वेल्लापल्ली नटेशन, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है। और विजय अमृतराज, जो कि खेल से संबंधित है, अमेरिका के रहने वाले, इनको दिया गया है। तो 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक प्रश्न क्या आया था, 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो देखिए 2026 के अंदर गणतंत्र दिवस 77वां मनाया गया था, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस केमा मना रहे हैं, ये हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हैं। देखिए, आपको गणतंत्र दिवस यानी 77वां मनाया गया 2026 के अंदर, 26 जनवरी 2026 को। मेरे प्यारे साथियों, इसमें थीम क्या था, तो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। उसके बाद मुख्य समारोह कहाँ, तो कर्तव्य पथ, नई दिल्ली पे इसका समारोह हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और उसके बाद मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे एंटोनियो गोस्टा थे। और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष थे, दोनों अध्यक्ष ही थे, जिनका नाम उर्सुला वान डेर था। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया, आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की जो उम्र होना चाहिए, न्यूनतम कम से कम वो 70 वर्ष होना चाहिए। इस रिस्ट्रिक्शन को 2024 में ही पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आयुष्मान भारत से संबंधित चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आयुष्मान से संबंधित क्वेश्चन 2 शिफ्टों में पूछा गया, जिसमें आपको पूरा नाम याद रखना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी PMJAY, यानी प्रधानमंत्री, देखिए AB मतलब आयुष्मान भारत, AB आयुष्मान भारत, PMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका पूरा नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को इसका शुरुआत किया गया था। और नई दिल्ली, मेरे प्यारे साथियों, किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था। उद्देश्य क्या था इसका शुरू करने का, तो गरीब और कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और इलाज के खर्चों को आर्थिक बोझ से कमी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वास्थ्य कवर क्या करता है, तो पात्र परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर किया जाता है। और इलाज का प्रकार क्या होता है, तो मुख्य रूप से द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पताल में भर्ती होने का इलाज आपको इलाज किया जाता है। भुगतान का तरीका क्या है, तो लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, ठीक है। लाभार्थी तो मूल योजना में आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, पात्र परिवारों में शामिल किया गया हो, तो ये मतलब जिनका जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ये दिया जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अब आय की परवाह किए बिना ABPMJAY में शामिल किया गया है और इसका विस्तार 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो है मंजूरी दे दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ देखिए अलका नागिया अरोरा, इसका नाम याद रखिएगा, अलका नागिया अरोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलका नागिया अरोरा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को याद रखना होगा क्या, तो अलका नागिया अरोरा और ये लेखा महापरीक्षक बनी है CGDA। 1 अगस्त 2026 को इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS 1991 बैच की अधिकारी हैं। ये रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करती हैं। इनका काम होता है भारतीय सशस्त्र बलों की, जैसे थल सेना हो गया, नौसेना होगा, वायुसेना, ये जो वित्तीय प्रबंधन है, लेखांकन है और भुगतान किस तरह से करना है, आंतरिक लेखा परीक्षण किस तरह से करना है, रक्षा व्यय की निगरानी कैसे करना है, इन सब चीजों का काम इनका है। ठीक है, तो याद रखिएगा अलका नागिया अरोरा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए एक प्रश्न था 2026 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम कौन सी जयंती मनाया गया। देखिए 2026 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कौन सा जयंती मनाया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 165वां जयंती मनाया गया था, याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो देखिए क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों की जयंती जो मनाया गया 2026 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो 165वां था, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इन्हें जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे और ये पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग जो गाते हैं राष्ट्रगान जन गण मन, या बांग्लादेश के लोग जो अमार सोनार बांग्ला ये सब गाते हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसका रचना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन था 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2 व्यक्तियों को याद रखिएगा कला के क्षेत्र में 2026 में पद्म विभूषण, एक था आपको धर्मेंद्र सिंह देओल और दूसरा है एम राजन, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे और क्या क्या ध्यान में रखने हैं, तो देखिए पद्म पुरस्कार की चर्चा आपको 2026 में अगर करें तो टोटल 2026 में 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिया गया और घोषणा किया गया 13 पद्म भूषण के लिए, 113 पद्म श्री पुरस्कार के लिए, जिसमें 19 महिलाओं को दिया जाएगा और 16 मरणोपरांत को दिया जाएगा, 6 विदेशी को दिया जाएगा। ठीक है, अब पद्म भूषण में मैंने पहले भी बताया था पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल जो कि मरणोपरांत कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, केटी थॉमस लेखक हैं जो कि पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया, एन राजम जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, पी नारायण जो है साहित्य और शिक्षा के लिए इनको दिया गया, BS अच्युतानंद जो है मरणोपरांत इनको दिया गया, तो लोक सेवा के लिए इनको दिया गया। यानी 2 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत प्रदान किया गया, एक धर्मेंद्र सिंह देओल है और एक VS अच्युतानंद जो है उनको भी एक कला के क्षेत्र में मरणोपरांत और एक लोक सेवा के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, देखिए एक प्रश्न क्या आया था, मुंद्रा पोर्ट यानी मुंद्रा MUNDRA मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में है। तो देखिए मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए आपको पता होगा कि मुंद्रा कहाँ में है, गुजरात में है, कच्छ में है, कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, और इसको संचालित कौन कर रहा है, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। इसकी विशेषता है यह भारत का सबसे बड़ा निजी यानी प्राइवेट वाणिज्यिक बंदरगाह है। तो याद रखिएगा मुंद्रा जो है ये अडानी वाला है और ये भारत का सबसे निजी प्राइवेट जो है वो आपका बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए ग्रैंड स्लैम का एक टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, तो ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा माना जाता है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो टेनिस के 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उसी में से एक है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हर वर्ष जनवरी में होता है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है। और वर्ष का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। जैसे 4 ग्रैंड स्लैम में से टूर्नामेंट में से आपको चारों का नाम याद रखना है।
एक आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आपको ओपन फ्रेंच ओपन, एक आपको विंबलडन और एक यूएस, जो लाइन से दिया गया। पहले आपका ऑस्ट्रेलियन होगा, उसके बाद ओपन फ्रेंच होगा, उसके बाद विंबलडन होगा, उसके बाद यूएस ओपन होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको मेरे प्यारे साथियों अगर इसका बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन का 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच हुआ था। मेलबर्न पार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। और कोर्ट की सतह की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल की बात करें तो विजेता कार्लोस अल्काराज था, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। उपविजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता की बात करें तो एलेना राइबाकिना है, जो कि कजाकिस्तान की है। कार्लोस अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता और इस जीत के साथ अल्काराज ने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा किया और कुल 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान पाया है? तो नॉर्वे। कौन देश ने? नॉर्वे ने। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रथम स्थान कौन आया? तो नॉर्वे आया, 41 पदक जीता। स्वर्ण 18 है, पदक 12 है और कांस्य 11 है। आयोजन कहाँ? तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक मिलानो में हुआ था, मिलानो कार्टिना 2026। ठीक है, मेजबान देश इटली था। आयोजन 6 से 22 फरवरी आपको 2026 याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, विशेष उपलब्धि की बात करें तो नॉर्वे, क्या नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक में के एक संस्करण में सबसे अधिक पदक जीते हैं, अभी तक रिकॉर्ड है उसका 41 पदक जीतने वाला। ठीक है, और वो भी मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, तो एक प्रश्न आया था 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए 2026 में इंडिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट जो हुआ था वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था इसका आयोजन, जिसमें बहुत सारे चर्चाओं इसमें हुआ था। जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर के एक जो रोबोटिक कुत्ता जो बनाया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उसको लेकर के पूरे विश्व भर में इसका चर्चा हो गया था। तो 2026 में इंडिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट जो नई दिल्ली में हुआ था वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। बाद में उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस समिट से बाहर कर दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको भी ध्यान रखना है। जैसे आयोजन का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026। आयोजन स्थल की बात करें तो भारत मंडपम नई दिल्ली। आयोजन तो 16 से 22 फरवरी 2026। आयोजक कौन था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसको आयोजन किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था जिम्मेदार, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था रिस्पॉन्सिबल, समाजसेवी, इंक्लूसिव और विकासोन्मुख यानी एआई फॉर डेवलपमेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। ठीक है, विशेषता यह ग्लोबल साउथ में मेरे प्यारे साथियों आयोजित पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था, जिसमें आपको 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, उद्योग जगत, शोधकर्ता और वैश्विक तकनीक जैसे कंपनियों के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया था जून 2026 में भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए 2 जून आपको याद रखना है, 2 जून 2014 को मेरे प्यारे साथियों तेलंगाना का स्थापना हुआ था। 2026 में उसका टोटल 12 वर्ष हो गए हैं, तो तेलंगाना ने अपना 2026 में 12वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे आपको जून 2026 में भारत के तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा? तो 12वां स्थापना दिवस मनाया। 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। 29वां राज्य बना था भारत का। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 जून 2026 को राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुमला रेवंत रेड्डी हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ हुआ था 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये 2 जो हैं प्रधानमंत्री को यहाँ स्वीडन की जब यात्रा पे थे तो वहाँ का सर्वोच्च जो सम्मान होता है उससे सम्मानित किया गया था। एक का नाम था रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है, और दूसरे का नाम था डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। तो इन दोनों को याद रखना है। ठीक है,
अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं, जैसे सम्मान का नाम रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। सम्मान देने वाला जो देश है वो स्वीडन था। प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री। कब इनको दिया गया? तो 17 मई 2026 को इनको दिया गया था, इस याद रखिएगा। सम्मान प्रदान किया गया क्योंकि स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने गोथेनबर्ग में आयोजित एक समारोह था जिसमें इसको दिया गया था, इनको दिया गया था। सम्मान का महत्व इसलिए है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों स्वीडन का विदेशी सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और सम्मान का कारण भी था, भारतीय स्वीडन संबंधों को मजबूत किया गया, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए एक काम किया गया और प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई नेता बने हैं। तो याद रखिएगा पहले एशियाई नेता बने हैं, इसके लिए इनके सम्मान का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 तो मैड्रिड में आयोजित हुआ था। आपको याद रखना है कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं, इनको दिया गया था, टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन 2026 विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन देश के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं और समारोह का आयोजन हुआ था मैड्रिड स्पेन के अंदर ही। पुरस्कार समारोह की तिथि 20 अप्रैल 2026 को दिया गया। विशेष उपलब्धि कार्लोस अल्काराज ने यह सम्मान पहली बार जीता है, ठीक है। और उपलब्धि का आधार क्या है तो 2025 में शानदार प्रदर्शन और ग्रैंड स्लैम सहित कई प्रमुख खिताब जीतने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा, इतने चीजों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्र सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम आया है। तो देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया 2026 के अंदर और इसमें प्रथम जो स्थान आया है वो नॉर्वे का आया, लगातार 10वीं बार प्रथम आया है नॉर्वे, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। तो याद रखिएगा सूचकांक का नाम क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी करने वाला संस्था तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला, लगातार कितनी बार 10वीं बार। सूचकांक में कितने देश 180 देश। दूसरा स्थान एस्टोनिया को, नीदरलैंड का एक स्थान तीसरा और भारत का स्थान 180 में से 157वां है प्रेस में, बताइए 157वां है। अंतिम 80वां देश इरिट्रिया है, इरिट्रिया क्या नाम है, इरिट्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल में शक्ति का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए केंद्रीय जो बजट 2026 और 27 के लिए घोषित किया गया था उसमें बायोफार्मा शक्ति पहल किया गया था, उसमें उसको भी जिक्र किया गया, लेकिन शक्ति का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ दिया था। तो स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका फुल फॉर्म था। तो याद रखिएगा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांस्ड थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शक्ति का। इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ध्यान रखने हैं तो देखिए क्या क्या ध्यान रखने हैं। पूरा नाम स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका पूरा नाम शक्ति का है, ठीक है। बायोफार्मा शक्ति है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसको अनाउंस किया गया, घोषणा करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थी, ठीक है। इसमें कुल बजट 10,000 करोड़ 5 वर्षों के लिए इसमें दिया गया है। मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण यानी ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या पूछा गया, 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाल ताल, ये बलिया उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। 99वां भी पूछा गया था, कल के शिफ्ट में 9 तारीख वाले शिफ्ट में पूछा गया था 99वां, और देखिए 3 तारीख वाला में 100वां रामसर स्थल पूछा था, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाल ताल बलिया उत्तर प्रदेश में था, इसको याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने हैं। देखिए रामसर स्थल का नाम क्या जो 100वां बना है तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाल ताल
उत्तर प्रदेश बलिया जिला। ठीक है, उसके बाद रामसर स्थल घोषित किया 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर। उपलब्धि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह एक प्राकृतिक ऑक्सको झील है, जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, स्थानीय पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि पक्षी, मछलियां और अन्य जीव पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामसर सम्मेलन अगर हम बात करें तो रामसर सम्मेलन का हुआ था तो 1971 ईरान के अवसर में रामसर शहर में इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पुस्तक का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, पुस्तक का विषय क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जिसमें विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। विमोचन 29 मई 2026 को किया गया। पुस्तक का स्वरूप स्मारक पुरस्कार था। मुख्य सामग्री ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले 100 अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक और वायुसेना कर्मी, व्यक्तिगत अनुभव और स्मरण, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। साहस, समर्पण और वीरता को सम्मानित करना तथा उनकी प्रेरणा और कहानियों को देश में सुनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। महत्व मेरे प्यारे साथियों इसलिए है क्योंकि यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय, पराक्रम और राष्ट्र सेवा का दस्तावेज मानी जाती है, इसीलिए इसका महत्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया। भारत में सेंट्रल यानी राष्ट्रीय जनगणना के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? देखिए भारत में जो भी सेंसस हो रहे हैं उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम गृह मंत्री के अंतर्गत ये सब आपको देखने हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। तो देखिए भारत में केंद्रीय जनगणना यानी सेंसस जो हो रहा है इसका संचालन जो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA कर रहा है। जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त जो होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, यानी रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा किया जाता है। मुख्यालय अगर बात करें इसका तो जनगणना वाला तो नई दिल्ली में है। हालांकि पहली जनगणना की बात पूछता है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगर नियमित जनगणना आपसे पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों 10 वर्ष पर जनगणना होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कानूनी आधार है जनगणना अधिनियम 1948 में यानी सेंसस एक्ट 1948 में इसको कानूनी आधार माना गया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद महत्व इसलिए है कि जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक, आर्थिक और स्थिति आदि के जो आंकड़े उपलब्ध कराते हैं तो यही से उपलब्ध होंगे। ठीक है, सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता करता है सरकार को, तो याद रखिएगा। प्रथम जनगणना 1872 में और नियमित जनगणना 1881 में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित रिपन के काल में, तो इसको याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक मेरे पास जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड जो कि 3 अगस्त 2026 से लेकर के 10 अगस्त 2026 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास मिले 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस को जांच पड़ताल करने के बाद हमने इसका एनालिसिस करवाया है। अगर आपका भी आने वाले शिफ्ट्सों में एग्जाम है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।